हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। दिस इज़ राहुल। 25 नवंबर का करेंटली का एपिसोड लेकर मैं आया हूँ। मैपिंग के रिगार्डिंग सबसे पहले कहना है कि आज से हम ना मैपिंग वैसे तो स्टार्ट हमने 4 दिन पहले किया एंड बच्चों ने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, इतने ज़्यादा उन्होंने जो भी होमवर्क दिया मैंने उसको सबमिट किया। बट मेरा प्लान ये था कि मैपिंग में मैं क्या करूँ, थोड़ा बहुत आपको रिविज़न करवाऊँ, होमवर्क दूँ एंड उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊँ। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पे मुझे लगा था कि मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से स्टार्ट करूंगा। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जाके देखो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 15 ईयर्स में तो कम से कम 6 से 7 बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। सो अंडमान निकोबार में निकोबार प्रोजेक्ट जो है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, लगातार लास्ट 2-3 ईयर्स में न्यूज़ में है। आपको हर दिन, हर दूसरे दिन एक आर्टिकल उसके रिगार्डिंग किसी न किसी न्यूज़पेपर में दिख जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि पूरा अंडमान कवर करें एंड अंडमान कवर करने के साथ साथ ग्रेट निकोबार आइलैंड को भी अच्छे से कवर कर लें, ठीक है। और साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसे आपको कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस के आंसर्स अपने हिसाब से जो है सबमिट करना है, मतलब कमेंट करना है, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं कहूँगा कि अंडमान एंड निकोबार का आप मैप ले लो। आपने ऑलरेडी कर लिया है या जो आपके पास ऑलरेडी जिसमें नोट्स बना लिया है उसी मैप को ले लो, और कुछ वैल्यू एडिशन अगर हो पाए तो साथ साथ कर लीजिए आज, ठीक है। इसके अलावा टोटल 7 आर्टिकल्स हैं। एक मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल है, डेटा स्पेसिफिक, WHO से रिलेटेड, ठीक है, डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी, एंड देन वी हैव 1 TDF क्वेश्चन। इसको हम प्रीलिम्स मेंस के लिए पूरा कवर करेंगे। बट बिफोर दैट आई विल स्टार्ट विद द अंडमान निकोबार आइलैंड्स। पता है आपको, अंडमान निकोबार दो अलग अलग आइलैंड्स का एक ग्रुप है, जिसको हमने एक यूटी बना दिया है, जिसको अंडमान निकोबार आइलैंड्स कलेक्टिवली बोलते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स को अगर देखा जाए तो 836 टू बी प्रिसाइज आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार में। इसके अलावा अगर टोटल इनहैबिटेड, जो परमानेंटली इनहैबिटेड आइलैंड्स की बात की जाए तो अंडमान निकोबार में 30+ ऐसे आइलैंड्स हैं, 31 इफ आई एम नॉट रॉन्ग आइलैंड्स हैं जो जहाँ पे परमानेंटली लोग रहते हैं। ओके, सो पहले हम अंडमान को देखेंगे, फिर निकोबार को देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे जो इंटरनेशनल लोकेशंस हैं उसको भी थोड़ा सा कवर कर लेंगे। एंड साथ में जो है जो जैसे करा इस्थमस, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, कोकोज आइलैंड, वी हैव सेंट मार्टिन आइलैंड्स, ये सब न्यूज में रहा है और रहता है, इसको भी कवर कर लेंगे। अल्टीमेटली वी विल कम टू ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है। सो यही है, हम स्टार्ट करते हैं एंड फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो सबसे पहले अंडमान को 4 हिस्सों में बांटा गया है, मतलब टोटल जो अंडमान के आइलैंड्स हैं, पहला नॉर्थ अंडमान, दूसरा मिडिल अंडमान, तीसरा लोअर अंडमान या इसको सदर्न अंडमान कहते हैं, एंड लास्ट वन इज लिटिल अंडमान। सदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान को डंकन पैसेज जो है वो डिवाइड करता है। एंड नॉर्थ अंडमान में एक इंपॉर्टेंट पीक है जो कि हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, उसको सैडल पीक कहते हैं, जो आपको दिख रहा होगा मैप में। फाइन। अब इसमें मुझे एक चीज बताना है कि दो और आइलैंड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हैं हिस्टोरिकली। एक तो है नारकोंडाम आइलैंड्स, ठीक है, ये आपका अंडमान सी रहा। एंड दूसरा है वी हैव दी बैरन आइलैंड्स, जो कि एक्टिव है, मतलब कि नारकोंडाम जो है वो डोरमेंट रहता है, बट बैरन जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2010 में भी इसमें जो है इरप्शन हुआ है। एक और आज हम वॉल्केनिक आइलैंड कवर करेंगे जो इथोपिया से है, आइलैंड नहीं, एक वॉल्केनो है जो 10,000 ईयर्स के बाद इरप्शन हुआ है, तो उसको भी देखेंगे, वो तो बाद की बात है, ठीक है। तो ये अंडमान सी रहा, ठीक है। देन लिटिल अंडमान और इसके बीच में डंकन पैसेज, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बीच में जो चैनल है, लैटिट्यूड है, उसको 10 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, जो पीवाईक्यू में पूछा गया है। अब निकोबार आइलैंड्स में मेनली मुझे कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार की बात करनी है। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। एंड इसमें मुझे एक चीज बताना है कि जो ग्रेट निकोबार है इसको हम स्पेसिफिकली कवर करेंगे कुछ समय के बाद। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल जो हमें देखना है, जो आइलैंड्स जो न्यूज में रहते हैं, तो यहाँ पे सेंट मार्टिन है आइलैंड, जिसको फॉर्मर जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना ने एक समय में कहा था कि यूएस ने प्रेशर बना रखा है, तो उसकी वजह से हैंड ओवर करने को यूएस बोल रहा है सेंट मार्टिन आइलैंड्स को, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल में है, बांग्लादेश कंट्रोल करता है। देन वी हैव कोकोज आइलैंड इसके अराउंड, एंड कोकोज आइलैंड को जो है म्यांमार जो है वो कंट्रोल करता है। एंड ऑल्सो वी हैव सितवे एयरपोर्ट। आपको पता है सितवे एयरपोर्ट जो है कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार,
उसमें जो है ये पोर्ट इंडिया जो है इसे डेवलप कर रहा है। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब हम दो चीज़ें देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है लोकेशन वाइज, एक तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एंड सेकेंड इज करा इस्थमस। अब मलाक्का जो है, स्टेट ऑफ मलाक्का पहले देख लेते हैं। तो ये जो स्टेट ऑफ मलाक्का है ना, ये इंडियन ओशियन को कनेक्ट करता है विद द पैसिफिक ओशियन। मतलब कि एक नैरो चैनल है वाटर का जो कि दो बड़े जो ओशियन से उसको कनेक्ट करता है। फाइन। तो स्टेट ऑफ मलाक्का आपको दिख रहा होगा और ये सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का। फाइन। सो अब ये जितने भी मिडिल ईस्ट से जो शिप्स वगैरह आते हैं, कार्गो जाते हैं, इधर से ही जाते हैं ट्रेडिशनली। फाइन। अब इसी को थोड़ा सा जो है इंडिया, सॉरी, इसी को थोड़ा सा शॉर्टन करने के लिए, डिस्टेंस को कम करने के लिए देयर हैज़ बीन अ प्लान जिसको हम कहते हैं करा कैनाल, और ये कैरा इस्थमस के रास्ते होते गुजरेगा। अब कैरा इस्थमस क्या होता है, हमने स्ट्रेट देख लिया, इस्थमस होता है दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट करता है, स्ट्रिप, पतला सा लैंड मास, उसको हम इस्थमस बोलते हैं। ठीक है। अब कैरा इस्थमस का आपको लोकेशन दिख गया, ये क्या कर देगा, डिस्टेंस जो है शिप का वो शॉर्टन कर देगा, इतना मूव घूम के नहीं जाना पड़ेगा। फाइन, ये आपको इतना समझ आ गया। और ये साउथ चाइना सी है, ये इधर हमें देखने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिकली हम कवर करेंगे। आगे चलते हैं। और दिस इज सुमात्रा आइलैंड। आपको पता है सुमात्रा में आपको एक सबांग पोर्ट है जिसको इंडिया ना इंडोनेशिया के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है। फाइन। अब हम आते हैं ग्रेट निकोबार जो है हमारा आइलैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मैं आप में इसमें कुछ स्पेसिफिकली बता देता हूँ। दिस इज द कैंपबेल बे नेशनल पार्क, दिस इज गैलेथिया नेशनल पार्क। ठीक है, दिस इज गैलेथिया बे। ये लोकेशंस आप देख लेना, ध्यान से देखना। ये है कैंपबेल बे। ठीक है, ये रहा कैंपबेल नेशनल पार्क और ये रहा कैंपबेल बे और ये गैलेथिया जो है बे है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट आपको पता है सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का हुआ करता था, बट जो है सुनामी के समय में ये डूब गया। ठीक है, ओके। सो अब मुझे इसमें क्या कहना है, हाँ, और देखो तीन टोटल प्रोटेक्टेड एरिया जो है ना ग्रेट निकोबार में है जो हमें कवर करना है। फर्स्ट वन इज आपने देख ही लिया कैंपबेल नेशनल पार्क, देन वी हैव गैलेथिया नेशनल पार्क, दो तो यही कवर कर लिए। एक और है दैट इज ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें दो स्पीसीज पे मुझे बात करनी है। पहला है निकोबार मेगापोड बर्ड। ठीक है, वो इस बायोस्फीयर रिजर्व में दिखेगा, मतलब ये बायोस्फीयर रिजर्व कह सकते हैं कलेक्टिवली इन दोनों नेशनल पार्क को कवर करता है, मतलब इसी के अंदर आता है। पता है ना, बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट एक स्पेसीज जो है लेदर बैक टर्टल के बारे में मुझे बात करना है, जिसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है एंड लार्जेस्ट टर्टल है, जो कि इस गैलेथिया जो है बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व पे आपको बार बार इसको न्यूज में आप देखोगे। और जो डेवलपमेंट हो रही है, आपको पता है ग्रेट निकोबार एक प्रोजेक्ट है जिसको ANIIDCO एनिडको कह सकते हो, वो डेवलप कर रही है। उसमें चार चीजें हैं। एक तो वी हैव फर्स्ट थिंग इज इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जा रहा है। देन वी हैव इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। थर्ड थिंग इज टाउनशिप एंड एरिया डेवलपमेंट की भी बात की जा रही है यहाँ पे। एंड फोर्थ इज पावर प्लांट भी जो है बनाया जा रहा है। अब ये जो डेवलपमेंट होगी तो इस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इसका रीजन है कि ये पूरा रीजन जो है ना ट्रॉपिकल लैंड है। ट्रॉपिकल इलाके में क्या होता है, ट्रीज जो है ना बहुत ज्यादा होते हैं, आपको पता है बहुत रीच होता है ट्रॉपिकल। अब जो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स है ना बहुत ट्रीज हैं, और दूसरा इन ट्रीज के साथ साथ ट्राइब्स भी इन ट्रीज में, मतलब कि उनका घर बसेरा होता है, आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। अब माय पॉइंट इज कि अब जो ये डेवलपमेंट होगा तो बहुत सारे ट्रीज कटेंगे, टाउनशिप वगैरह की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा, तो दो मतलब कि स्टेक होल्डर, एक तो फॉरेस्ट हो गया एंड सेकेंड वन इज ट्राइब्स हो गए। अब ये जो दोनों है ना इसके ऊपर आंच आ रही है, तो इसी की वजह से ग्रेट निकोबार आइलैंड पे बार बार क्वेश्चन उठ रहा है कि ये प्रोजेक्ट का क्या फायदा है। बट आई वुड से कि हमें बस इसको नहीं देखना चाहिए, इसका स्ट्रैटेजिक रीजन है, लोकेशन इतना स्ट्रैटेजिक है इंडिया के लिए कि जितना हमारा कमांड होगा ग्रेट निकोबार आइलैंड पे उतना हमारे पास लेवरेज होगा इन इंडियन ओशन रीजन। फाइन। अब मुझे एक दो चीज़ और ऐड कर देनी है। जो टोटल पांच PVTGs हैं, आपको पता है एक तो एसटीज होते हैं, एसटीज में भी स्पेसिफिकली जो सबसे पिछड़े होते हैं उसको हम पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स कहते हैं, जो कि अंडमान में टोटल 5 हैं। फर्स्ट वन इज जरावास, मतलब अंडमान एंड निकोबार कलेक्टिवली मैं बोल रहा हूँ। देन वी हैव ओंजेस, उसको आप सही पढ़ लेना प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। ग्रेट अंडमानीज है,
ठीक है। देन वी हैव सोम्पेंस, ये सब ऐड कर सकते हो तो कर लीजिएगा, जो कि मंगोलाइड रेस के हैं। एंड देन वी हैव नॉर्थ सेंटिनलीज, जिसकी बात मैं कर चुका हूँ। सेंटिनल आइलैंड जो है आइसोलेटेड आइलैंड है, ठीक है, जो कि डायरेक्ट मेन स्ट्रीम से इसको कटा हुआ है, और इंडियन जो है गवर्नमेंट कह लो इसमें इंटरफेयर नहीं करती, उनको उनके हिसाब से ही रहने देती। फाइन, हमने ये सारी चीजें देख ली। अब करते हैं PYQ। पहला क्वेश्चन है, द बेरेन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है, कितने करेक्ट है आपको करना, और ये सारे आप कमेंट करोगे, मतलब कि डे मैपिंग डे 1 लिखना है। फाइन, एंड देन यू हैव टू राइट ऑल दिस, जो कि करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है ये सब बताना है। सो ठीक है, तो मैं साथ साथ ही करता हूँ कि बेरेन आइलैंड वोल्केनो इंडियन टेरिटरी में है, सही है गलत आपको बताना। बेरेन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, ध्यान रहे, ठीक है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द लास्ट टाइम ऑफ द बेरेन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991 एंड इट हैज रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन, ठीक है। मैं इन सारी चीजों को अच्छे से बता चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार, आपको पता है अच्छे से, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड्स इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल, अब बताओ आप इनमें से कौन सा आपको लगता है। फिर है थर्ड क्वेश्चन, करा इस्थमस पे है, दैट इज करा इस्थमस का क्या एडवांटेज होगा, मतलब कि बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया द नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पहला है डिपनिंग द मालाका स्ट्रेट्स between Malaysia and Indonesia, first thing, and second thing is opening a new canal across the Kara Isthmus between Gulf of Siam, मतलब कि गल्फ ऑफ थाईलैंड कह लो, एंड अंडमान सी। अब आपको डिसाइड करना है, ये थोड़ा लॉजिकल, यहाँ पे लॉजिक की भी जरूरत है। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज रिसेंटली आवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ बनाना प्लांट, ये करंट अफेयर्स का है, उस समय में ये पूछा गया था, आई थिंक जिस भी ईयर 2016-17 की बात होगी। तो ये क्वेश्चन अगर नहीं भी बने तो कोई बात नहीं, बट ये अंडमान निकोबार आइलैंड से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई आई हैव पुट दैट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और था, आई थिंक आई हैव मिस्ड दैट क्वेश्चन, वो फॉरेस्ट से रिलेटेड था, जो कि मुझे अच्छा लगा था, मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है। फाइन, चलिए मैं देख लेता हूँ इन क्वेश्चन को। तो पहली बात है, यस इंडियन टेरिटरी में है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। बेरेन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कमेंट कर लिया है। बेरेन आइलैंड इधर है, ग्रेट निकोबार इधर है, तो यहाँ से ईस्ट 140 किलोमीटर, तो आप देख लो बहुत कहाँ, मतलब इधर का क्या कहा जाता है, अंडमान आइलैंड्स के साथ 140 तो कोई बात भी थी, लेकिन इधर तो है ही नहीं, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देन लास्ट टाइम बेरेन आइलैंड मैंने बोला था 2010 के आसपास जो है ना, उसमें वोल्केनो आई है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, तो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। एक फर्स्ट का ये होगा। आपको पता है जोग्राफिकली सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, तो ये दिस इज सुमात्रा, तो निकोबार के सबसे पास में कौन सा आएगा, सुमात्रा आइलैंड आएगा, बहुत बेसिक है, सबांग पोर्ट सुमात्रा पे ही, ठीक है। देन 10 डिग्री चैनल आपको पता है, बहुत इजी है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है, और डंकन पैसेज जो है वो डिवाइड करता है सदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान को। फिर वी हैव द क्वेश्चन बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया द नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय विच, यहाँ पे डिस्टेंस कैसे कम होगा ये आपको बताना है। तो डिपनिंग द मलाका स्ट्रेट बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया, मुझे इस चीज में बताना है। और दूसरा स्टेटमेंट है ओपनिंग अ न्यू कैनल अक्रॉस द करा इस्थमस। अब उसमें मुझे एक चीज बताना है कि बच्चे क्या करेंगे, डीपनिंग को एज अ इस तरीके से लेंगे कि हाँ इससे डिस्टेंस कम हो जाएगा। अरे डिपेंड कर, कितना भी डिपेंड कर दो, ये डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना। हाँ ये हो सकता है कि आप यहाँ पे कैरा इस्थमस बना दो तो उससे चेंजेस आ जाए, तो दिस जो डीपनिंग वाला कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से डिस्टेंस कम नहीं होना है। हाँ शिप जो है जल्दी निकल जाए, पैसेज जल्दी हो, पर डिस्टेंस का क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है डायरेक्टली डिस्टेंस, एंड ये अंडमान आइलैंड्स हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। अब चलते हैं हम आज के, आप सारे लोग ना कमेंट कर देना, और अगर आपने कुछ वैल्यू एडिशन करी है मेरे इस तरीके से, अच्छा लगा हो जरूर बताना, और कुछ वैल्यू एडिशन करी है, मैंने PYQ थीम को पकड़ा, उसी के बेसिस पे रिवीजन कराया। अब दुनिया भर की चीज़ें मुझे नहीं इंक्लूड करनी है, आपको पता है मुझे आदत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं हम आज के टोटल जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको कवर करेंगे। पहला आर्टिकल पॉलिटी से है, जो पार्टीज की फंडिंग होती है उससे रिलेटेड है, उसकी ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड है। सेकेंड आर्टिकल जो है वो ट्रायल इन एब्सेंटिया वाला कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा ये मैंने क्यों इंक्लूड किया है। थर्ड आर्टिकल इज अबाउट G20 समिट, उसमें इंडिया का क्या रोल रहा, कौन से इनिशिएटिव्स इंडिया ने लाए हैं, एंड USA के एब्सेंट होने का क्या मतलब पर्याय बनता है, इसका क्या है।
देन वी हैव द थर्ड आर्टिकल, इट इज अबाउट अ वॉल्केनिक इरप्शन जो कि इथोपिया में हाईली गुब्बी नाम से इलाके में हुई है, और उसका इम्पैक्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे पड़ रहा है, उसको भी हम देखेंगे कैसे। देन वी हैव 2 मलेरिया की वैक्सीन है, उसके बारे में हम बात करेंगे जो कि प्रीलिम्स में आ सकता है। एंड देन वी हैव वन जो है माहे, ठीक है, जो माहे INS माहे उसको जो है मतलब कि कमीशन किया गया है कल, ये इसको अच्छे से कवर करेंगे। और एक डेटा है हमारे मेंस इनरिचमेंट के लिए, उसको भी हम कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट आर्टिकल, पॉलिटिकल फंडिंग ऑफ पार्टीज हैं उसके ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड है। ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में भी इंपॉर्टेंट होगा, हमें सेक्शन देखना है और क्या है न्यूज में, क्यों न्यूज में, तो इसको देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अग्रीज टू एग्जामिन अ पिटिशन सीकिंग बैन ऑन ऑल कैश डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग दोज बिलो 2000। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन जो है ना उसको जो है एक्सेप्ट किया है। पिटीशन में क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो 2000 रुपीज से कम जो फंडिंग मिलती है ना, कहाँ से मिलती है, वो किस बेसिस पे, लीगल प्रोविजन क्या है, दैट इज सेक्शन 13A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो इस बेसिस पे सेक्शन 13A इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग मिलती है। और उसमें क्या होता है कि मतलब कि जो है वो एनोनिमिटी के बेसिस पे फंडिंग होती है, ठीक है। जो क्लॉज डी है 13A का, उसमें क्या है, अलाउज पार्टीज टू एक्सेप्ट कैश डोनेशन अप टू 2000 तक वो डोनेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। नो मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ डोनर आइडेंटिटी, यही सबसे बड़ी इशू है ट्रांसपेरेंसी की। आपको पता है इलेक्ट्रोल जो बॉन्ड स्कीम था उसको हटाया गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया गया था इसी की बेसिस पे कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं हो रही थी फॉर दीज स्मॉल डोनेशन। सो इसी के बेसिस पे इसको चैलेंज किया गया है एंड पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो जो ट्रांसपेरेंसी है पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग में उसको लेकर जांच करेगी, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट अपना जो है जजमेंट देगी। एंड हम उसको और आगे भी अच्छे से कवर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है 13A क्लॉज डी, हम इसे देखेंगे, ठीक है। समझ आ गया पूरा इशू? ओके। सो ट्रांसपेरेंसी इससे स्ट्रेंथन होगी अगर इसमें कुछ अच्छा जजमेंट या कुछ सुप्रीम कोर्ट अपने तरफ से एडिशन करती है तो और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो इसी चीज़ को चैलेंज किया गया। फाइन, हमें देखना था सेक्शन 13A जो हम समझ गए हैं। एग्जाम्पशंस मिलती है पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो जो है 2000 तक जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है डोनेशन ले सकती है कैश के फॉर्म में, एंड उसमें जो है उसको जो है डिस्क्लोज नहीं करना है डोनर कौन है, ठीक है। इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अब हम आते हैं दूसरा आर्टिकल, ये भी पॉलिटी का है और ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है प्रीलिम्स में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जैसे पैरोल, इस तरह के जो टर्म्स होते हैं, लीगल टर्म्स होते हैं, ठीक है, बेल, इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने 2 चीज़ें देखी तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा ये प्रीलिम्स के लिए आप लोग नोट कर लेना। एक तो है ट्रायल इन अब्सेंटिया एंड सेकेंड इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। 2 वर्ड्स हैं, इसको देख लेते हैं। तो ट्रायल कंडक्टेड विदाउट द एक्यूज्ड बीइंग प्रेजेंट। अब जिस पे भी आरोप लगा है ना, उस एक आरोपी है जस्ट सपोज उसने मर्डर कर दिया, तो वो अभी प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट मतलब कि हिरासत में नहीं है, वो भागा हुआ है, भगो रहा है, मतलब उसको पुलिस अभी पकड़ नहीं पाई है। तो जल्दी से जस्टिस हो, मतलब कि ट्रायल जब लेट से ना हो, मतलब लेट इन द सेंस कि जब पकड़ेंगे उसको उसके बाद हम ट्रायल करेंगे तो कितना लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और जस्टिस डिलीवरी में डिले हो जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ट्रायल इन अब्सेंटिया का कॉन्सेप्ट आया कि बिना अगर पकड़ में नहीं भी है ना, हिरासत में वो नहीं भी लिया गया ना, तब भी हम उसके ऊपर ट्रायल चला सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं ट्रायल इन अब्सेंटिया। सो ट्रायल कंडक्टेड विदाउट द अक्यूज्ड बीइंग प्रेजेंट अलाउड अंडर सेक्शन 356 जो है BNSS जो कानून आया है उसके सेक्शन 356 में इसका प्रोविजन है। ओनली व्हेन द अक्यूज्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ये बाद में हम देखते हैं। तो जब ये जो प्रोविजन है अंडर सेक्शन 356 ट्रायल इन अब्सेंटिया तभी ये लगेगा जबकि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है ना वो डिक्लेयर कर दिया गया है अक्यूज्ड को। अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है? अ पर्सन हु इवेड्स अरेस्ट एंड फेल्स टू अपीयर डिस्पाइट कोर्ट नोटिस। तो एक इंसान जिसके जो कि अरेस्ट से बच रहा है, ठीक है, एंड फेल मतलब कि कोर्ट उसको बुला रही है कि समन जारी करी कि यू शुड बी हियर, मतलब कि कोर्ट में आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, तो वो नहीं हो रहा है, एंड इज देयरफॉर फॉर्मली डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट एज अ एब्सकॉन्डर। दिस डिक्लेरेशन इनेबल्स ट्रायल इन एब्सेंटिया। अब जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है ना, मेनली कॉग्निजेबल ऑफेंस जो करते हैं, मतलब कि जिनकी सजा 7 या 10 साल से ज़्यादा होती है ना, मतलब कि ऐसे क्राइम में, तब ही मेनली ऐसे लोगों को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है घोषित करती है कोर्ट। चलते हैं तीसरे आर्टिकल पे, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। ओके, सो
G20 समिट हुआ था अफ्रीका में फॉर द फर्स्ट टाइम। देखते हैं कि ये एडिटोरियल का आर्टिकल है, यूएस बाइकॉट ऑफ द G20 समिट एट जोहान्सबर्ग हाईलाइट्स द इम्प्लीकेशन ऑफ ग्लोबल साउथ सॉलिडारिटी, ठीक है, मल्टीलैटरलिज्म एंड फ्यूचर ऑफ G20 लीडरशिप। अब देखिए की पॉइंट्स पे हम आते हैं, कंटेक्स्ट आप समझ गए कि G20 समिट हुआ जिसमें हमें ग्लोबल साउथ की सॉलिडारिटी दिखी, मल्टीलैटरलिज्म दिखा एंड एब्सेंस ऑफ यूएस भी था। हम सारी चीज़ों को एक एक करके एनालाइज करेंगे। फाइन, एक मिनट मुझे दे दीजिए, इसको मैं इरेज कर लूँ। सो फर्स्ट G20 समिट अफ्रीका में हुआ, ये बहुत हिस्टोरिक चीज़ है, ठीक है। आपको पता है कि अफ्रीका को इंक्लूड किया गया था G20 समिट में, इंडिया जब इंडिया में समिट 2023 में हो रहा था एज अ यूनियन, बट साउथ अफ्रीका ऑलरेडी G20 का पार्ट है। साउथ अफ्रीका में ये हो रहा है जोहान्सबर्ग में, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फाइन, तो साउथ अफ्रीका दुनिया के टॉप 20 इकोनॉमीज में आती है, दैट्स वाई इंक्लूड किया गया है साउथ अफ्रीका को इसके अंदर। सो अफ्रीकन यूनियन पार्टिसिपेटेड एज अ न्यू G20 मेंबर अनाउंस इन इंडिया इन 2023 प्रेसिडेंसी, और फोकस ऑन ग्लोबल साउथ इशूज जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट्स, इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, इन सारी चीज़ों पे जो है डिस्कशन हुई। इंडिया का क्या रोल है, तो इंडिया ने मतलब प्राइम मिनिस्टर खुद गए थे, 6 इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। एक तो ट्रेडिशनल नॉलेज जो है रिपोजिटरी पे बात कही उन्होंने, जो है ग्लोबल लेवल पे ऐसा इनिशिएटिव आना चाहिए। G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर, सो G20 एंड अफ्रीका का कंबाइनली ऐसा इनिशिएटिव आना चाहिए कि जिससे लोगों की जो स्किल्स है ना वो मल्टीप्लाई हो, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम भी होना चाहिए, जैसे कि महामारी आती है जैसे कोविड, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव अनाउंस किया, ठीक है। एंटी ड्रग टेरर नेक्सस इनिशिएटिव, अब देखो टेरर के साथ साथ ड्रग, उनके जो नेक्सस है ना उसके अगेंस्ट एक इनिशिएटिव का अनाउंसमेंट होता है। ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप, सो सैटेलाइट डेटा जो है ना उसको हम पार्टनरशिप उसमें करेंगे, ठीक है, एक्सेसिबल बनाएंगे, इसके लिए भी है। एंड देन द लास्ट वन इज क्रिटिकल मिनरल सर्कुलरिटी इनिशिएटिव, सो दिस इनिशिएटिव इज फॉर क्रिटिकल मिनरल्स जो है ये इनिशिएटिव है, ठीक है। देन वी हैव लास्ट थर्ड पार्ट इज कि इंडिया जो है ना इस तरह से अपने 6 इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस करके एक तरह से लीडरशिप दिखाई है ग्लोबल साउथ, जो है प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है। यूएस इसको बाइकआउट किया, मतलब कि साउथ अफ्रीका यूएस प्रेसिडेंट नहीं आए थे, यूएस के मतलब कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रेजेंट नहीं थे G20 समिट में। एक और चीज़ है, 25 में जो है साउथ अफ्रीका में, या 26 में जो होगा वो यूएसए में ही होना है G20 समिट। द फनी पार्ट इज दिस, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप कितने अनप्रिडिक्टेबल हैं वो दिख रहा है, और मल्टीलैटरलिज्म को लेकर वो कितने सीरियस हैं वो भी दिख रहा है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्किप द समिट, द यूएस गवर्नमेंट बाइकॉटेड, सेंडिंग ओनली अ ऑब्जर्वर को ही बस भेजा था, ठीक है। फर्स्ट सच बाइकॉट ऑफ G20 समिट बाय द यूएस, ये भी है हिस्टोरिकली पहली बार इसको जो है उन्होंने बाइकआउट किया। इम्प्लीकेशन ऑफ यूएस एब्सेंस का क्या इम्प्लीकेशंस होगा, क्वेश्चंस द यूएस कमिटमेंट टू G20 स्पेशली टेक्स 2026 प्रेसिडेंसी, ठीक है। अंडरमाइन करता है G20 पुश टुवर्ड अ मोर डेमोक्रेटिक ग्लोबल ऑर्डर। आप जिस पर्पज से G20 को बनाए थे कि दुनिया की 20 सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज या कंट्री कह लो वो साथ में आ रही है, और डेमोक्रेसी जो है डेमोक्रेटाइज्ड हो, आपने G7 से मूव करके G20 की तरफ आए। तो ये था कि जो है ग्लोबल साउथ या जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी इंक्लूड किया जाए और डेमोक्रेटाइज किया जाए डिसीजन मेकिंग एट ग्लोबल लेवल। तो वो पर्पस जो है डिफीट होते दिख रहा है यूएस के नहीं होने से, ठीक है। देन कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, यूएस जस्टिफाइज टेंशंस विद साउथ अफ्रीका बट चूजेज टू बाइकॉट एन अफ्रीका होस्टेड समिट, ठीक है। एक तरफ यूएस जस्टिफाई करता है टेंशन विद साउथ अफ्रीका, एंड दूसरी तरफ मतलब कि यूएस जो है बाइकॉट को भी चूज करता है अफ्रीका में जो होस्टेड समिट है, ठीक है। देन वी हैव एडिटोरियल ने आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो निकल के आता है, दैट इज यूएस डिसीजन वीकेंस मल्टीलैटरल कॉपरेशन। जब ग्लोबल चैलेंजेस जो है, जहाँ पे यूनिटी की जरूरत है, ग्लोबल चैलेंज इतने सारे रीसरफेस कर रहे हैं, उस समय में मल्टीलैटरल कॉपरेशन की जरूरत है, जिसे यूएस जो है कमजोर कर रहा है नहीं प्रेजेंट होकर। वायलेट्स द स्पिरिट ऑफ उबंटू, दिस वर्ड इज वेरी मच इन न्यूज, इसको भी देख लीजिए। इसका मतलब होता है कि आई एम बिकॉज वी आर, मैं हूं क्योंकि आप सब हो, ठीक है। मेरी प्रेजेंस आप सबों की, जैसे होता है ना हमारा वासुदेव कुटुंबकम था, उसी तरह तरीके से ये वर्ड जो है ना बहुत ज्यादा न्यूज में है G20 समिट जो साउथ अफ्रीका में हुआ। एंड कलेक्टिव वैल्यूज मस्ट बी अपहेल्ड बाय बिग पावर्स नॉट साइडलैंड। सो जो कलेक्टिव वैल्यूज है ना, बिग पावर, यूएसए वन ऑफ द क्या सबसे बड़ा पावर है अभी भी, इस चीज को कोई नहीं टाल सकता है, मतलब डिनाई कर सकता है। तो आप उस चीज को एक तरह से
साइडलाइन कर रहे हो, ठीक है। चलते हैं हम, नेक्स्ट है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हाईली गुब्बी, एक जो है वोल्केनो है इथोपिया। देख लो, इथोपिया एक कंट्री है जो कि लैंड लॉक्ड है। ध्यान रहे, आपको लगता होगा इथोपिया जो है रेड सी के पास है, ये रहा रेड सी, तो ये लैंड लॉक्ड नहीं होगा, नहीं। एंड आपको पता है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कह लो, तो उसमें सीड्स कंट्रीज हैं, ठीक है। तो आप इथोपिया का लोकेशन देख लो, सूडान के साथ बाउंड्री शेयर करती है। एंड इसमें एक जो है हाईली गुब्बी नाम से एक जो है वोल्केनो इरप्ट की है 10 आई थिंक 12,000 ईयर्स के बाद। एंड जो इससे एसेस निकल रहे हैं ना, वो 14 किलोमीटर ऊपर तक जा रहे हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब मैं थोड़ा और बता देता हूँ। ये जो एसेस जो है ना, अपर जो है ट्रोपोस्फेयर कह लो या स्ट्रेटोस्फेयर तक जा रहा है। एंड जो एयरलाइन जिस तरह से रूट होता है ना, उनको डाइवर्ट करना पड़ रहा है। अब क्या होता है, ये रहा आपका एसेस जो निकल रहा है इस वॉल्केनिक इरप्शन से, और वो 12 किलोमीटर ऊपर गया इस हाइट तक। एंड देन वेस्टर्ली जो है ना, उसे सब कॉन्टिनेंट की तरफ धकेल रही है। मतलब हमारे ऑलरेडी पॉल्यूशन इतना है, अब ये जो है ना ये भी आएगा। बट द गुड पार्ट इज, गुड नहीं कह सकते हो कि सेटिस्फाइड कह सकते हो कितना है, कि वो अपर ट्रोपोस्फेयर में जा रहा है, तो यहाँ धरती तक नहीं आ रहा है, हमारे ग्राउंड लेवल जो है पोल्यूशन नहीं होगा इससे। ऑल दो मतलब कि हो सकता है इसके साइड इफेक्ट्स दिखेंगे आपको, और वो खास करके एयरलाइन जो है जिस तरह से मूव कर रही है उसमें इशू हो रहा है, मतलब कि उनके रूट्स को डाइवर्ट करना पड़ रहा है। यही है हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। लोकेशन क्या है, हाईली गुब्बू, ये इसमें आपको बहुत सारे एमसीक्यूज वाले टेस्ट दोगे तो वहाँ दिखेगा। एंड इसके अलावा आपको अवेयरनेस भी हो गई मतलब इस लोकेशन की। देन वी हैव गावी, जिसके बारे में अलग से हम पढ़ेंगे, ओके। एंड जो है यूनिसेफ ने एक डील साइन किया है कि मलेरिया वैक्सीन को ना और एक्सेसिबल बनाया जाए। देखते हैं क्या है। सो गावी, यूनिसेफ साइन डील टू मेक R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन। ये न्यूज में रहा है, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम देखेंगे दो वैक्सीन है जो इंपॉर्टेंट है मलेरिया के लिए, चीपर एंड वाइडली एक्सेसिबल। सो इन दोनों बॉडीज ने मिलकर एक डील साइन किया है कि एक पार्टिकुलर वैक्सीन है R21, और इसमें इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट है। हम देखेंगे कैसे मलेरिया वैक्सीन जो है चीपर एंड वाइडली एक्सेसिबल कराया जाए। अब एक्सपेक्टेड इससे कितनी सेविंग होगी, 90 मिलियन जो है यूएस डॉलर जो सेव किया जाएगा। वैक्सीनेशन फॉर 7 मिलियन चिल्ड्रन का इससे हो पाएगा। और प्राइस पर डोज जो है वो घट के 2.99 पर डोज आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही है आई थिंक। तो लोअर प्राइस ऑफ वैक्सीन पर डोज इज एंटिसिपेटेड, इतना तक आ जाएगा। अब देखते हैं मलेरिया एज अ डिजीज। प्लाज्मोडियम जो है पैरासाइट की वजह से होता है, एंड बहुत डेडली डिजीज है, खास करके ग्लोबल साउथ कंट्रीज में बहुत लोगों की जान जाती है। ट्रांसमिशन होता है बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो। आप लोग बताना कि फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो की बाइट करने से और कौन से डिजीज होते हैं अपार्ट फ्रॉम मलेरिया। और ये डिजीज जो है आपको सिम्टम्स जो है फीवर, चिल्स, एनीमिया, सीवियर केसेस, ऑर्गन फेल्योर, डेथ, मेजर बर्डन इन साउथ सब सहारन अफ्रीका, ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। मतलब ये डिजीज आपको सब सहारन अफ्रीका में बहुत प्रिवलेंट दिखती है। अब गाबी क्या है, एक पब्लिक पार्टनरशिप है, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एस्टैब्लिश्ड इन 2000, और एक तरह का वैक्सीन अलायंस है। एक्सपेंड इम्यूनाइजेशन इन लो इनकम नेशन। सो इम्यूनाइजेशन मतलब कि वैक्सीनेशन जो है वो ले जाता है लो इनकम नेशंस में, जहाँ उनके पास कैपेबिलिटीज नहीं होती, एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। पार्टनर्स WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट्स, गेट्स फाउंडेशन, ये सब मिलके गावी अलायंस इन्होंने उसको फंड करते हैं। की ड्राइवर ऑफ वैक्सीन एक्सेस इन ग्लोबल साउथ में एक की ड्राइवर है गावी का, इतना इंपॉर्टेंस है। और दो मलेरिया वैक्सीन की जब हमने बात की तो एक R21 मैट्रिक्स एम है, इसी को ये लोग बनाने वाले हैं, एंड डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसीलिए इंडियन कंटेक्स्ट में ये कहा। एंड दूसरा है RTS-SAS01, ठीक है। ये GSK प्लस पाथ, आई डोंट नो ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये पहला मलेरिया वैक्सीन था जिसको अप्रूव किया गया था 2021 में। हम इसको ऐसे ही पढ़ रहे हैं। दो मलेरिया वैक्सीन अभी करेंटली है, एक तो R21 मैट्रिक्स एम एंड दूसरा RTS, ठीक है। इतना आपको समझना है। एंड इसका मॉडरेट एफिकेसी है, यूज्ड इन सेवरल अफ्रीकन नेशन में यूज किया जा रहा है। बट इन्होंने डिसाइड किया गावी एंड यूनिसेफ ने कि हम R21 मैट्रिक्स एम पे काम करेंगे। मुझे लगता है कि PYQ में क्वेश्चन आया है। मुझे ऐसे होता है यूपीएससी एक टर्म दे देगा और 4 ऑप्शन देगा, इन चारों में से कौन सा है। मतलब गट फीलिंग मेरी कह रही है कि मैंने पढ़ा तो है ये, मतलब PYQ में ये हो सकता है, ठीक है। आप लोग भी देखिएगा। हम आप देखते हैं इंपॉर्टेंट जो है INS माहे न्यूज़ में है, कल इसको कमीशन किया गया था। देखते हैं क्या कि इंडिया फर्स्ट माहे क्लास क्या है। तो टोटल माहे क्लास में 8 वेसल्स बनेंगे।
तो उसमें पहला है INS माहे, फर्स्ट ऑफ द माहे क्लास सैलो वाटर, ASW, दैट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर। ठीक है, सबमरीन को डिटेक्ट करना और दूसरा उसको न्यूट्रलाइज करना, ये काम होता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर का। ठीक है, तो INS माहे जो है वही है, सबमरीन को जो है डिटेक्ट करेगा एंड उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, दैट टू इन सैलो वाटर। मतलब कि डीप सी की बात नहीं हो रही है। अब जैसे कि कोस्टल इलाके में सबमरीन आ गया, आपके जो एनिमीज कंट्रीज के सबमरीन आ गए, तो INS माहे क्या है, सैलो वाटर, जहाँ पे पानी कम है ना, वहां पे एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो है इसका काम करेगा, डिटेक्ट कर देगा सबमरीन को और डिस्ट्रॉय भी कर देगा। फाइन। और इसकी 80% जो है ना इंडिजीनियस है, जो इसमें कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं, बिल्ट बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एंड स्ट्रेंथेन्स इंडियाज कोस्टल एंड नियर सी एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी, पार्ट ऑफ इंडियाज पुश फॉर सेल्फ रिलायंस एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ मेरीटाइम सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक है, मतलब इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाता है, क्योंकि 80% आपको दिख ही रहा है ना कि हम जो है इससे खुद से बना रहे हैं कंपोनेंट्स। अब क्वेश्चन है कि क्या इंडिया का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर है? नहीं, हमारे पास बहुत सारे मतलब स्ट्रॉन्ग फ्लीट है एंटी सबमरीन वॉरफेयर की। ठीक है, ये टर्म समझ गए ना कि सबमरीन को डिटेक्ट करना और न्यूट्रलाइज कर देने का काम करता है। So no, it's not India's first anti-submarine ship. India already operates multiple classes of anti-submarine warfare vessels. पहला है, इंडिया ऑलरेडी हैज ASW शिप्स, जैसे कि कमोडोटा क्लास, AS कॉर्वेटिस, INS कमोडोटा, ये सब ऑलरेडी है हमारे पास। मतलब एक मैं ऐसे ही इसको दिखाना चाहता था कि ये पहला नहीं है, इससे ऑलरेडी पहले आ चुके हैं। बट INS जो माहे, न्यू माहे क्लास सीरीज है ना, उसमें पहला है ये। ठीक है, समझ गए, आगे चलते हैं। अब ये डेटा स्पेसिफिक आर्टिकल है, WHO के रिगार्डिंग है, उसने कुछ डेटा रिलीज किया है। डॉक्टर्स की जो अवेलेबिलिटी है या जो मेडिकल स्टाफ है उसके अवेलेबिलिटी पे है। तो 3-4 डेटा मुझे अच्छा लगा था, चार्ट वाइज मैं बता देता हूँ कि इंडिया में 0.7 डॉक्टर्स पर 1000 पॉपुलेशन है, और ये दुनिया में 144, बहुत खराब है, मतलब कि 0.7 डॉक्टर हैं 1000 पॉपुलेशन पे। एक और चीज में मिथ जो है जिसको WHO ने क्लैरिफाई किया कि उन्होंने कभी नहीं बोला कि 1 डॉक्टर होना चाहिए आउट ऑफ 1000, इसी आर्टिकल में लिखा है। ठीक है, तो हमें डेटा क्या लेना है कि भारत में 0.7 जो है वो डॉक्टर्स हैं पर 1000 पॉपुलेशन। ठीक है, एंड WHO's ट्रू ग्लोबल रिक्वायरमेंट फॉर हेल्थ वर्कर्स कितना होना चाहिए? 4.45 होना चाहिए, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, मिडवाइफ्स ये सब इंक्लूडेड है पर 1000। ये आइडियल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO। एंड इंडियाज कंबाइंड हेल्थ वर्कफोर्स डेंसिटी कितना है? 0.3 पर 1000 पॉपुलेशन। ये डेटा आप देख सकते हो। ठीक है, और हमारी स्थिति नहीं है ठीक, ये आप समझ सकते हो। ओके, एंड 122 हमारा रैंक है व्हेन इट कम्स टू कंबाइंड हेल्थ वर्कफोर्स डेंसिटी आउट ऑफ 181 कंट्रीज। ठीक है, यही है, इसको आप जॉट डाउन कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपने मेंस के लिए, इंट्रोडक्शन में या पॉइंट सब्सटेंशिएशन में। तो आज के लिए यही, अंडमान निकोबार हमने कवर अच्छे से कर लिया। कुछ अगर मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दिए। मैंने कोशिश किया कि जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे, जिससे PYQ भी सॉल्व हो जाए और आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो कि प्रीलिम्स 2026 है उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करा दे। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और अगर मैप में कुछ वैल्यू एडिशन करना होगा तो ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ मैं भूल गया, आज का TDF जो कि लास्ट में है मैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, आज का TDF ये 150 वर्ड्स में। US जो G20 को बाइकआउट किया है ना, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से, उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। आप इसको आप बिटवीन 7 to 9 इस लेक्चर को इस TDF के क्वेश्चन को आप सबमिट कर सकते हो, और आपके लिए ग्रुप ओपन कर दिया जाएगा। ग्रुप इज, क्या नाम है ग्रुप का? जो है 2026 का अंडरस्टैंड UPSC का डेडिकेटेड ग्रुप है, जिसमें आप डायरेक्टली पहुंच सकते हो। और इस लेक्चर का जो PDF है आपको वो मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? उसी डिस्क्रिप्शन में लास्ट लिंक पे क्लिक करके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड खुश रहिए, मौज मस्ती करते रहिए। बाय, टेक केयर, थैंक यू।